हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले का सारा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसका हम सॉल्यूशन करा देते हैं। क्या कहा है? पहले तो इसका फिगर बनाओ, उसके बाद समझ में आएगा। एक रेखा है, इस रेखा का नाम देते हैं हम AB। ठीक है, थोड़ा कलम चेंज कर ले, दूसरा पेन से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। ये रेखा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मान लो यहाँ पर इस मूल बिंदु पर एक लंब डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है? मूल बिंदु, इसका नाम दे दो 0,0,0। ठीक है, अब देखो तो आपका क्या दिया है? बिंदु दिया है -2,9। ये जो बिंदु है -2,9 दिया है, तो इसका नाम दे दिए AB, इसका नाम दे दो CD। ठीक है, अब देखो आपसे बोला है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में कहा गया था हम फिगर बना लिए। अब रेखा का समीकरण बताना है, कैसे बताएंगे इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो रेखा का समीकरण निकालना है तो कैसे आएगा? AB की ढाल और CD की ढाल दोनों को गुना कर देंगे, उससे किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। पहले लिख लो, AB की ढाल इंटू CD की ढाल। ठीक है, AB की ढाल इंटू CD ढाल क्या होता है? -1 के बराबर होता है। कैसे? देखो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। AB की ढाल बोला है तो AB की ढाल कौन सा है? ये वाला, यही है ना AB की ढाल। इसमें तो दिया नहीं है, इसका कोई पॉइंट ना A का दिया है ना B का दिया है, तो AB की ढाल क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब देखो CD की ढाल, C से D। CD की ढाल दो बिंदु है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? ढाल क्या होती है? ढाल का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाटा x2 - x1 बराबर -1। ठीक है, अब देखो M का M, यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा क्या? x1 y1 x2 y2। तो y2 का मान हो जाएगा 9, तो 9 माइनस y1 का मान 0 बाटा x2 का मान -2, तो लिखो -2 को -0 बराबर -1। अब क्या हो जाएगा? m गुना 9 में से 0 जाएगा 9, -2 - 0 यानी -2, अब बराबर -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। 9 से m से 9m और -2 से -1 से करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी हमारा m बराबर क्या आ गया? 2 बाटा गुना करा ना, इधर आएगा तो भागा कर लेगा, यानी हमारा m का मान आ गया 9/2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है? रेखा का समीकरण निकालना है। तो कौन सा रेखा का समीकरण निकालना है, यही बात पर फोकस करो। रेखा का समीकरण निकालना है हमारा जो एक बिंदु से जा रही है ना, एक ही रेखा है ना, -2,9 से जा रही है, क्योंकि पॉइंट तो मूल बिंदु से जा रही है। तो मूल बिंदु जब दिया था तब भी हम 2 पॉइंट लिए थे कि इसका ढाल जब निकालेंगे इस C से लेकर D तक, तो 2 बिंदु आ रहा था, एक मूल बिंदु और एक बिंदु। ठीक है, तो दोनों बिंदु से हम CD की ढाल निकाल लेते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? रेखा का समीकरण निकालना है। किस बिंदु से? इस बिंदु से जा रही है, यानी एक ही बिंदु है। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? पता है ना सबको? लिखो, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y - y1 बराबर mx - x1। चलो भर दो। y का मान तो नहीं दिया है, y1 का मान दिया है ना, ये होता है x1 y1, x1 y1 होता है क्योंकि एक बिंदु दिया है। तो y1 का मान हो जाएगा 9 बराबर m का मान दिया है 2/9, x का मान नहीं दिया, x1 का मान दिया है -2। चलो क्या हो जाएगा? y - 9 2/9 और ये माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 y - 9 बराबर 2x + 2।
9 से y से 9y माइनस 9 से 9 से 81 बराबर 2 से x ले 2x 2 से 2 से 4। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये 9y है और ये 2x, इसको एक साइड करते हैं या इसको इधर ला दो सबको। 2x प्लस 4 और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस, ये माइनस रह जाएगा तो प्लस 81 बराबर 0। तो 2x जो कहते हो ये माइनस 9y, 81 में से 4 जाएगा, दोनों प्लस ही है ना, 81 4 क्या हो जाएगा 85 बराबर 0। देखो यही हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा, यही हमारा आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन जो सरल रेखा है बहुत ईजी है, बस आप लोग को जो फार्मूला थ्योरी में पढ़ा चुके हैं ना उसको आप याद रखो, याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की छड़ की लंबाई एल, मतलब तांबे की छड़ की लंबाई को एल से डिनोट करेगा और सेल्सियस ताप को सी से, मतलब लंबाई को एल से डिनोट करेगा और सेल्सियस ताप को सी से डिनोट करेगा। एक रैखिक फलन है। ठीक है, एक प्रयोग में यदि एल बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, और एक बार और कि एल बराबर इतना है सी बराबर इतना है, तो एल को सी के पदों में व्यक्त कीजिए। एल को किस में व्यक्त करना है, सी के पदों में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, तो आपको जब हम फिगर बता देंगे ना तब भी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है प्रश्न। ठीक है, फिगर समझिएगा तब भी आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए फिगर पहले समझाते हैं आपको। ये हमारा एक चतुर्थांश है और देखो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। ठीक है, अब देखो हमारा चतुर्थांश से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, सी और एल से मतलब है। तो सी और एल को कैसे दिखाएंगे एक रैखिक फलन में, तो देखो पहले समझ लो इस रेखा को, ठीक है, इस रेखा को सी मान लो, ठीक है, इस ताप सेल्सियस मान लो, और इस रेखा को एल मान लो, यानी लंबाई मान लो, इसको एल से डिनोट कर लो। ठीक है, अब देखो अब क्या है, एक रैखिक फलन है, कौन, एल और सी। ये हमारा एल और सी दोनों क्या है, रैखिक फलन। तो रैखिक फलन के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि रैखिक और क्या बोलते हैं इसको, संरेख। ठीक है, रैखिक और संरेख दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हम एक लाइन खींचे, रैखिक है, इस रैखिक पर ए का पॉइंट हो जाएगा। ए का पॉइंट क्या होगा कि एल में इतना, सी में इतना, तो इसका नाम दे दो ए। एल पहले आएगा कि सी आएगा, एल पहले लिखो। ठीक है, तो एल का मान क्या दिया है, या पहले सी लिखो, सी का मान दिया है 20, सी का 20 और एल का 124.942। ठीक है, और दूसरे बार क्या हो रहा है, एल का मान इतना और सी का मान इतना, तो इसको बी पॉइंट मान लो। तो बी का हो जाएगा सी का मान 110 और एल का मान 125.134। ठीक है, तो यही हमारा एक रैखिक क्या हुआ, रैखिक फलन है। अब इसी रैखिक फलन से हमको क्या करना है, एक रेखा का समीकरण बताना है जो एल को सी के पद में व्यक्त कर दे। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे, दो बिंदु है, पता है ना कितने बिंदु है, दो बिंदु है। तो दो बिंदु है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला किनको किनको याद है, बताओ पहले। दो बिंदु से लिखेंगे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, होता है y माइनस y1 बाटा y1 माइनस y2 अब बराबर x माइनस x1 अब बाटा x1 माइनस x2 होता है। ठीक है, अब देखो x1 y1 x2 y2 का मान आएगा कहाँ से, देखो ये हमारा c है और ये l है, ये भी c है ये भी l है। तो देखो हमको c और l में व्यक्त करना है, तो फिर हम y y1 x1 लिखने से कोई प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, y को c में कन्वर्ट कर लेते हैं और y1 को c1 में, और y1 को c1 और y2 को किस में, c2 में, और x वाला को l में कर दो, l, x1 को l1 में, x1 को l1 में, x2 के l2 में। क्यों, क्योंकि हमारा ये दिया हुआ है लंबाई और सेल्सियस में, तो इसको हम x1 y1 ना मान करके इसको c मान लेंगे, c1, इसको c1 और इसका हो जाएगा l1 और ये c2 और ये हो जाएगा l2। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि c और l के पदों में व्यक्त करना है। तो c का मान नहीं दिया है, कोई बात नहीं, c1 का तो मान दिया है कितना 20 बटा c1 का मान कितना दिया है 20 माइनस c2 का मान कितना दिया है 110,
अब बराबर यहाँ से L का मान दिया है कितना, नहीं दिया है। L1 का मान कितना दिया है 124.942। अब आटा L1 का मान 124.942 अब माइनस L2 का 125.134 दिया है। ठीक है, सबको हम लिख लिए। अब इसको गुना भाग घटाओ जो भी जोड़ है कर लो, आपको आंसर होगा। देखो C माइनस 20 जो करते हो, 20 में से 110 घटाएंगे तो आ जाएगा -90। अब बराबर यहाँ से L माइनस 124.942। अब आटा 124.942 में से 125.134 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -0.192। आप घटा करके चेक कर लेना कैलकुलेटर से, आपने खुद से भी। ठीक है, अब ये माइनस ए माइनस कट जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा आपका, पहले इसको इससे गुना करा दो। ठीक है, इसको इससे गुना करा दो तो क्या हो जाएगा 90 इंटू L माइनस 124.942 अब बराबर इसको गुना करा दो, यह हो जाएगा C माइनस 20 इंटू 0.192। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बच जाएगा L माइनस 124.942 अब बराबर C माइनस 20 इंटू 0.192 अब बाटा है, गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा। अब ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी L बराबर हो जाएगा C माइनस 20 0.192 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 124.942 अब बाटा 90। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, देखो अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए कर सकते हो लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपका बुक में भी ऐसा ही आंसर दे रहा होगा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि दे रहा होगा इसलिए कि हमको सिर्फ इतना ही बोला है कि L को C के पदों में व्यक्त करना है। देखो हम लोग क्या किए, L को C के पद में व्यक्त कर दिए। देखो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अगला भी जो क्वेश्चन मिलेगा जस्ट इसी तरह शायद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। ठीक है, कि किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1280 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य से संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह का वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर भाव से बेच सकता है। देखिए इसमें दो तरह, एक ही तरह का प्रश्न है लेकिन तीन तरह से इसमें क्वेश्चन किया गया है। कैसे, कोई एक दूध भंडार का मान लो ग्वाला है, ठीक है, वो 980 लीटर दूध को 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है। ठीक है, उस मतलब कोई दिन बाद हो रहा है या उस दिन हो रहा होगा। ठीक है, ये तो हमको पता नहीं है, ना दिया है। क्या हो रहा है कि 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है और 1280 लीटर दूध क्या कर रहा है, वो 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो आपसे बोला है कि बताओ, ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए पहले जो दिया है ए लीटर और रुपया, ए लीटर और रुपया, एक रैखिक समीकरण बन रहा है। जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन में रैखिक समीकरण बनाए हैं उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो उसी तरह से इसको भी रैखिक समीकरण बनाएंगे। चलिए पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, देखो इसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, मान लो इसको हम R से, यानी प्राइज मतलब S1 से कर लेते हैं। S1 या D1 क्या कर दें, अब सोचो। तो लीटर और दूध के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, दूध को D1 और लीटर को L से कर लेते हैं। तो मान लो क्या कर ले, हम इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं L1। ठीक है, या D1 L1 मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको D मान लो, इसको L मान लो। ये लीटर हो जाएगा और ये दूध हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण बनाओ। एक रैखिक समीकरण है, पहली बार क्या हो रहा है, 980 लीटर दूध 14 रुपये के प्रति भाव से। तो 980 लीटर दूध 14 रुपये के प्रति से, पहले x होता है उसके बाद y होता है। तो x का 980, y का 14। उसके बाद अगला बार
20 और 16 लीटर के भाव से एक रैखिक समीकरण बना, यानी दो बिंदु बना। इसका क्या करेंगे, एक रैखिक समीकरण निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत है कि रैखिक समीकरण तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपसे एक और पॉइंट इसमें है ना। क्या पॉइंट है कि 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से वो कितना बेच सकता है, कितना लीटर दूध। आपको यहाँ पर तो प्राइस यानी L1 यानी क्या बोलते हैं, प्राइस तो पता है, प्राइस तो पता है, लेकिन अच्छा एक बात और, ये L1 D1 जो कर रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है। ये L नहीं, लीटर नहीं है, तो दूध ही लीटर में है ना, तो इसको क्या कर लो, प्राइस को P से कर लो, ठीक है। कीमत है 14 रुपये प्रति लीटर भाव से, तो इसको P कर लो। इससे कोई मतलब नहीं है, बात आपको यही समझना है, ठीक है ना। ये दूध को D से और प्राइस को P से, क्योंकि दूध ही लीटर में दिया है ना, तो इसलिए दूध को P से और प्राइस को यानी कीमत को P से कर दिए। देखो तो 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति भाव से, 1280 16 रुपये, तो आपसे बोला है 17 रुपये किस भाव से, यानी आपको ए वाला दूध का कीमत नहीं दिया तो उसको मान लो x और प्राइस दिया है 17 लीटर, यानी 3 पॉइंट मिल गया। तो 3 पॉइंट जब मिल जाता है एक रैखिक समीकरण पर, तो क्या करते हो, देखो हमने क्या किया कि दूध पता नहीं है तो उसको x मान लिया। पहले इस बात को लिखो तो माना कि 1 लीटर दूध 17 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है, ठीक है, प्रति किलो के भाव से बेचता है। तो क्या हुआ, 3 पॉइंट मिला, एक संरेख बनाए, संरेख मतलब समरेख, 3 पॉइंट मिलता है तो उसको क्या बोलते हो, समरेख बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक काम जो हो रहा है ये समरेख पर कर रहा है, तो लिखेंगे एक काम जो कर रहे हैं, एक काम क्या कर रहा है, एक समरेख है, क्योंकि 3 पॉइंट मिल गया ना, तो समरेख है। तो समरेख होने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समरेख होने का फॉर्मूला होता है कि AB की ढाल बराबर CD की ढाल। ये समरेख निकालने का फॉर्मूला होता है क्लास 11th में सरल रेखा के लिए हिसाब से, ठीक है, और 11th में कुछ आप अलग पढ़े हो। कैसे करेंगे, तो AB की ढाल बराबर होना चाहिए किसका, पहले पॉइंट का नाम दे दो, ये हो गया A, AB और AC। AB की ढाल बराबर CB की ढाल, BC की ढाल, BC की ढाल। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बटा x माइनस x1। चलिए इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको y, ठीक है, x y, ये हो जाएगा x1 y1। तो y1 का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर, इसको x, इसको y, इसको x1, इसको y1, तो y का मान हो जाएगा कितना, y का मान 14, लिख लो 14 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान 16 बटा x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 980 और x1 का मान हो जाएगा 1220। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा यहाँ से, ये तो हमारा AB का हो गया। अब इसके लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये x1, ये हो जाएगा y1। तो y का मान कितना हो जाएगा 16 और y1 का मान हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा 17, ठीक है। अब बाटा यहाँ से x का मान हो जाएगा 1220 और x1 का मान हो जाएगा x। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 14 में से -2 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, 980 में से 1280 हटाएगा 240 आ जाएगा, और यहाँ से 16 में से -1 जाएगा तो -16 में से -17 आ जाएगा तो -1, 1280 में से घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 1220 माइनस 1 जो कहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, इस माइनस को इसमें गुना करा दो, तो -2 इंटू 1220 माइनस x बराबर -1 से -240 से करेंगे 240 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे -2 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग दे देगा। या उससे अच्छा है कि आप यहीं पर ऐसे कर लो, क्या कर लो, कटा दो इसको। कैसे कटाओगे, तो आप ऐसे कटा लो, सबसे आसान तरीका है कि इस माइनस को यहीं पर रखो या गुना कर दो, नहीं तो ऐसे कर लो, गुना कराने धराएगा तो भाग कर देगा। तो हो जाएगा 1220 माइनस x बराबर 240 बटा -2, कटा दो 100 कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा, -120 बार में। तो 120 माइनस x बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका
माइनस 120, ठीक है। 1220 है, ठीक है, ये हमारा 1220 है और ये भी हमारा 1220 है, बराबर माइनस इतना गया। अब क्या करेंगे, इस प्लस को इधर विदा कर देंगे, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 120, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 1220, यानी माइनस एक्स बराबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 और 1220 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1340। ये भी माइनस में होगा क्योंकि दोनों का माइनस है, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो गया, यानी एक्स बराबर 1340। ये जो हमारा एक्स का जो मान आया, ठीक है, एक्स का जो मान आया, यही हमारा क्या हुआ, दूध हुआ, ठीक है। क्या 17 रुपये प्रति लीटर भाव से कितना दूध बेच सकता है, 1340 लीटर दूध बेच सकता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान से करना है, इसके लिए तो आप लोग खुद अच्छे से जानते हो क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और कैलकुलेशन 6, 7, 8, 9, 10 में इतना अच्छे हो गया आप लोगों का कि हमको ये बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम यदि यहाँ पर फिगर ही बता देते और ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल कर लेते तो आप खुद से ही बना सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।